जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका मंत्री मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? जैसा कि अपन चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं, उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता के संतुलन के अंदर अपन ने उपयोगिता विश्लेषण के बारे में पढ़ा था। उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता की मान्यताएं, उपयोगिता का समीकरण, उपयोगिता होती क्या है, फिर उपयोगिता के प्रकार पढ़े थे, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। और पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था सीमांत उपयोगिता, ह्रास नियम, लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में अपने क्या जानकारी ली थी कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसे कहते हैं? कि उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की ज्यादा से ज्यादा इकाइयां उपभोग करने पर जो अतिरिक्त उपभोग की गई मात्रा, उसकी सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर क्या होती जाती है? घटती जाती है। उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की ज्यादा से ज्यादा इकाइयां उपभोग करने पर जो अतिरिक्त उपभोग की गई मात्रा है वो उत्तरोत्तर क्या होती जाती है? घटती जाती है। जैसे अपन ने केले का एग्जाम्पल लिया था कि केले की इकाई है जो कि एक पॉइंट पे आने के बाद में शून्य हो जाती है, उत्तरोत्तर घटती जाती है उसकी सीमांत उपयोगिता। एक पॉइंट पे आने के बाद में शून्य हो जाती है और फिर बाद में वो क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है। और फिर अपन ने मार्शल ने एक परिभाषा दी थी कि मार्शल के अनुसार, मार्शल ने क्या बताया कि एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से, एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है, एक वस्तु के स्टॉक को बढ़ा दिया और उसके बदले में जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त हुई वो हुई भंडार में वृद्धि से क्या होती जाती है? कम होती जाती है। वो भंडार में हुई वृद्धि से, भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि से क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ये तो था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बाद ही अपन को दो नियम मिले थे, दो नियम की व्युत्पत्ति हुई थी। एक तो था मांग का नियम और दूसरा था कौन सा? सम सीमांत उपयोगिता नियम एवं उपभोक्ता का संतुलन। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, जो कि अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अगले से अगले चैप्टर में मांग का नियम अपन तैयार करेंगे। और फिर था सम सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसका अध्ययन अपन इस टॉपिक में करेंगे कि सम सीमांत उपयोगिता नियम और उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है। जैसा कि अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि उपभोक्ता का संतुलन, हाँ, उपभोक्ता का संतुलन अपन देखा था कि उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में आता है तो वह अपने उपभोग के स्तर को नहीं बदलता। सही बात है। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति के लिए ही तो वो उपभोग कर रहा था बार बार, कि उसने केले का उपभोग किया, एक केले का किया, दूसरे का किया, तीसरे का किया, चौथे का किया, पांचवे का किया, छठे केले का उपभोग किया। वैसे ही है। और तो अपन उस केले के उपभोग के बाद में जो अपनी मात्रा थी वो एक पॉइंट पे आने के बाद में क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है और बाद में क्या हो जाती है? एक बिंदु के बाद में ऋणात्मक, फिर वहां पे वो रुका देता है। इस प्रकार सम सीमांत उपयोगिता नियम है। इसमें एक शब्द आएगा आपके पैसा। इसमें उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति देखेंगे लेकिन पैसे के दृष्टिकोण से, मनी, आय के दृष्टिकोण से, कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में पैसे और आय से किस प्रकार संतुलन की स्थिति में आएगा। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अपन जैसे कोई शादी में जाते हैं, तो शादी में जाते हैं तो वहां पे पानी पूरी के ठेले से अपन पानी पूरी खाते हैं। तो पानी पूरी खाने के लिए वहां पे कोई शादी में तो अपने को पैसे देने नहीं पड़ते, तो अपन पानी पूरी खाते रहते हैं जब तक खाएंगे जब तक अपना पेट पूरा नहीं भरता, मतलब अपन संतुष्ट नहीं होते। और उसी प्रकार से अगर पानी पूरी अपन मार्केट में जाके किसी बाजार के ठेले पे खाए तो अपन एक बिंदु तक ही खा सकते हैं। 10 रुपए की खा ली, 20 रुपए की खा ली, ज्यादा से ज्यादा अपन ने 30 रुपए की खा ली। उसके अधिकतम चाहे अपने को भले और भारी हो लेकिन अपन उससे अधिकतम उस पानी पूरी को नहीं खा सकते। तो वहां पे एक तो अपन ने शादी के दौरान देखा और एक अपन ने अपने पैसे लगा के देखा। तो शादी के दौरान तो जो अपने पानीपुरी की स्थिति थी वो अपन जब तक अपना पेट नहीं भरता तब तक उसका अपन उपभोग करते रहते हैं। लेकिन अगर मार्केट की स्थिति के दौरान देखे तो अपन रुक जाते हैं। कैसे? क्योंकि वहां पे अपने क्या होते हैं? पैसे खर्च होते हैं। तो वहां अपन अपना संतुलन नहीं देखते, अपनी संतुष्टि नहीं देखते, लेकिन पैसे के दृष्टिकोण से वो संतुलन क्या होता है? रोक देते हैं। तो इसी टॉपिक में अपन सम सीमांत उपयोगिता नियम में इस टॉपिक की अपन चर्चा करेंगे कि उपभोक्ता का संतुलन और सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दे रही हूँ, पहला चैप्टर अपन ने पिछले वीडियो के दौरान कंप्लीट कर लिया था और आपने नोट्स भी बनाए होंगे, कॉपी में लिखा होगा। आज मैं इस चैप्टर का वीडियो के अंत में आपको 5 क्वेश्चन लिखवा दूंगी, जो कि मैंने पिछले वीडियो जैसे चैप्टर नंबर 2 शुरुआत किया था उसमें कई टॉपिक्स में उनका आपको आंसर मिल जाएगा। तो आइए, सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता नियम अपन देखते हैं। साम्य से तात्पर्य विश्राम की स्थिति। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं कि साम्य से तात्पर्य क्या होता है? साम्य क्या होता है? किसे साम्य बोलते हैं? बैलेंसिंग पॉइंट।
मतलब जैसा कि अपन बता देते हैं, एक मैं आपको आगे बताऊंगी बीईपी पॉइंट, जहाँ नए लाभ और नए हानि। सामने यहाँ पे अपन बता सकते हैं बैलेंसिंग पॉइंट यानी विश्राम की स्थिति। एक यहाँ पे इसको बता सकते हो आप नए बदलने की प्रवृत्ति। साम्य का मतलब होता है विश्राम की स्थिति और नए बदलने की प्रवृत्ति। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि साम्य किसे कहते हैं। साम्य मतलब विश्राम की स्थिति, नए बदलने की प्रवृत्ति। एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तब वह अपने उपभोग के स्तर को नहीं बदलता, अर्थात उसे उसी स्थिति में अधिकतम संतुष्टि मिलती है। एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तब वह अपने उपभोग के स्तर को नहीं बदलता, क्योंकि उसे उसी स्थिति में क्या होती है, अधिकतम संतुष्टि मिलती है। एकमात्र वस्तु के उपभोग से यदि उपभोक्ता एक वस्तु को खरीद सकता है या अपनी मौद्रिक आय को अपने पास रख सकता है, कि अगर एक वस्तु का उपभोग कर रहा है, एक वस्तु के उपभोग से यदि उपभोक्ता एक वस्तु को खरीद सकता है या अपनी मौद्रिक आय को अपने पास रख सकता है, तो गणनावाचक दृष्टिकोण। दो अप्रोच जैसे कि वीडियो के शुरू में बताई थी, दो मैंने गणनावाचक और क्रमवाचक, अभी तक अपना गणनावाचक ही चल रहा है। तो गणनावाचक दृष्टिकोण में उपभोक्ता के संतुलन के लिए आवश्यक है कि एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की बाजार कीमत के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसको समझिए, देखो क्या बोल रहा है कि एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तब वह अपने उपभोग के स्तर को नहीं बदलता। करेक्ट बात है कि वह अपने उपभोग के स्तर को नहीं बदल सकता, अर्थात उसे उसी स्थिति में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी, उसे उसी स्थिति में अधिकतम संतुष्टि मिलती है। अपन बता रहे थे जैसा कि गणनावाचक दृष्टिकोण, जो कि अपना कौन सा कार्डिनल एनालिसिस है, कि एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तब वह अपने उपभोग के स्तर को नहीं बदलता, अर्थात उसे उसी स्थिति में अधिकतम संतुष्टि मिलती है। एकमात्र वस्तु के उपभोग के समय यदि उपभोक्ता एक वस्तु को खरीद सकता है, एकमात्र वस्तु के उपभोग के समय यदि उपभोक्ता अपनी एक वस्तु को खरीद सकता है या अपनी मौद्रिक आय अपने पास रख सकता है, तो गणनावाचक दृष्टिकोण में उपभोक्ता के संतुलन के लिए आवश्यक है कि एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की कीमत के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अपन आज इसी का अध्ययन करेंगे कि अपने एमयू बराबर क्या होनी चाहिए, पी होनी चाहिए, कि एक्स वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो एक्स वस्तु की बाजार कीमत के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, कि अपनी एमयू बराबर पी। देखिए कि एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की बाजार कीमत के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कि एक्स वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की कीमत से अधिक है तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की अधिक मात्रा खरीद कर अपने कल्याण को क्या कर सकता है, अधिक कर सकता है। कि अगर एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की कीमत से अधिक है, मतलब समझ लिए एक पेन है जो कि 10 रुपए का है, कितने रुपए का, 10 रुपए का। अब उस पेन के 8 रुपए लग रहे हैं, कितने रुपए, 8 रुपए लग रहे हैं। तो अपन उस पेन की मात्रा को क्या करेंगे, ज्यादा अपनी क्रय शक्ति को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, उस पेन को ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, तो अपनी सीमांत उपयोगिता क्या होगी, अपनी सीमांत उपयोगिता होगी अधिक। अगर और फिर अपने कल्याण को भी अपन क्या कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं। अगर इसी तरह एक्स वस्तु से जो प्राप्त सीमांत उपयोगिता, अगर उसी पेन के अगर 12 रुपए लगे, उसी पेन के 12 रुपए लगे, तो अपनी क्रय शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्स वस्तु की कीमत से कम हो तो एक्स वस्तु अपने कल्याण को अधिकतम करने के लिए एक्स की खरीद की मात्रा को क्या कर देगा, कम करेगा। अगर 12 रुपए लग रहे तो अपन उस पेन को खरीदने की क्षमता को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगर उस टाइम अगर 8 रुपए लग रहे थे तो अपनी क्रय शक्ति क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। उसी प्रकार अगर कम लग रहे हैं तो अपनी क्रय शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या बोल रहा था कि एक्स वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की कीमत से अधिक हो तो उपभोक्ता एक्स की अधिक मात्रा खरीद कर अपने कल्याण को क्या कर सकता है, अधिक कर सकता है। इसी तरह एक्स वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की कीमत से कम हो तो व्यक्ति एक्स वस्तु से अपने कल्याण को अधिकतम करने के लिए एक्स वस्तु से प्राप्त एक्स वस्तु की कीमत से कम हो तो एक्स वस्तु से अपने कल्याण को अधिकतम करने के लिए एक्स की खरीद की मात्रा को उपभोक्ता क्या कर सकता है, कम कर सकता है। तो जैसा कि अपन बता सकते हैं कि अगर उपभोक्ता साम्य की स्थिति में कब होगा, जब उसकी सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के क्या होगी, बराबर होगी। कि मतलब उसके जितने पैसे लग रहे हैं, जहां पे उसको क्या मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है। तो ये था अपने एक बार उन्होंने अधिक करके, अगर अपनी कीमत कम हो गई तो वो अपने कल्याण को अधिक करेगा, खरीदने की क्षमता को बढ़ाएगा। अगर अपनी कीमत ज्यादा हो गई तो वह उस कल्याण को क्या कर देगा, कम कर देगा, उस खरीदने की क्षमता को क्या कर देगा, कम कर देगा।
तो ये होता है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के अंदर कि उपभोक्ता है जो एकमात्र वस्तु के उपभोग के समय अगर एक वस्तु को खरीद सकता है या अपने मौद्रिक आय को अपने बराबर कर सकता है, तो सीमांत उपयोगिता किसी एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की बाजार कीमत के क्या होगी, बराबर होगी। तो अपन ने अधिकतम भी करके देख लिया और अपन ने कम भी करके देख लिया। फिर मैंने एक डेफिनेशन इसके और लिखी है कि सरल शब्दों में इस नियम को आप इस प्रकार व्यक्त कर सकते हो कि एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर अपना व्यय इस तरह से खर्च करना चाहिए कि प्रत्येक दिशा में व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उसके बराबर हो जाए या फिर लगभग बराबर हो जाए। ऊपर वाली बात है कि उसको विभिन्न वस्तुओं पर अपना व्यय इस प्रकार करना चाहिए कि प्रत्येक दिशा के अंदर अंतिम इकाई से जो उसकी प्राप्त सीमांत उपयोगिता है वह उसके बराबर या फिर लगभग बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने में उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को क्या कर सकेगा, अधिकतम कर सकेगा। ऐसा करने में उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को क्या कर सकेगा, अधिकतम कर सकेगा या संतुलन की स्थिति में होगा। कि ऐसा करने में उपभोक्ता अपने संतुष्टि के स्तर को अधिकतम कर सकेगा या फिर वो किस स्थिति में होगा, या फिर वो संतुलन की स्थिति में होगा। तो इस नियम का अपन एक और बता सकते हैं कि प्रत्येक दिशा में व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को इस तरह से व्यय करना चाहिए कि उपभोक्ता अपने संतुष्टि के स्तर को अधिक कर सके या फिर लगभग बराबर कर ले। अब देखो इसके एक नंबर का क्वेश्चन पूछने लायक हो रहा है, ऐसा करने में अपने अधिकतम कर सकेगा और संतुलन में। इस नियम को गोसेन का द्वितीय नियम, गोसेन का प्रथम नियम किसे कहा था, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में। उसका प्रतिपादन भी किसने किया था, गोसेन ने। कब किया था, 1854 में। कि 1854 के दौरान सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किसने किया था, गोसेन ने किया था। और इसे कौन सा नियम बोला गया है, इसे बोला गया है गोसेन का द्वितीय नियम। कि गोसेन का द्वितीय नियम किसे बोलते हैं अपन, सम सीमांत उपयोगिता नियम में। इस नियम का मतलब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का तो 1854 में गोसेन ने प्रतिपादन किया था। और जेवेंस के अनुसार उसे कौन सा नियम बोला था, जेवेंस के अनुसार उसे गोसेन का प्रथम नियम बोला था। और इसमें इसे गोसेन का द्वितीय नियम, प्रतिस्थापन का नियम, आमदनी के आवंटन का नियम और अधिकतम संतोष का नियम आदि नामों से भी जाना जाता है। आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ले कि सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम गोसेन का द्वितीय नियम, प्रतिस्थापन का नियम, आवंटन का नियम, आमदनी के आवंटन का नियम, अधिकतम संतोष का नियम, ये सारे नाम किसके हैं, सम सीमांत उपयोगिता नियम के। तो ये थोड़ा था इसकी जानकारी कि इस नियम को अपन उपभोक्ता के इस प्रकार बता सकते हैं कि जब संतुलन की स्थिति में होता है तो वह अपने उपभोग के स्तर को नहीं बदलता और उसे एकमात्र वस्तु के उपभोग से अगर वह वस्तु को खरीद सकता है या अपनी मौद्रिक आय को अपने पास रख सकता है, तो गणनावाचक दृष्टिकोण के अंदर जो अपना कार्डिनल एनालिसिस है उसके दृष्टिकोण के अंदर वह एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, जो कि क्या कर सकता है, एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी बाजार कीमत के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कि कार्डिनल एनालिसिस के अंदर, गणनावाचक विश्लेषण के अंदर उपभोक्ता के संतुलन के लिए आवश्यक हो जाता है कि एक्स वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो एक्स वस्तु की बाजार कीमत के क्या होगी, बराबर होगी, एम यू बराबर पी। तो फिर अपन ने एक बार तो अधिक करके देख लिया और एक बार अपन ने कम करके देख लिया। अधिक किया तब उसके कल्याण को अपन अधिकतम कर सकते हैं। अगर उसकी सीमांत उपयोगिता अधिक हुई कीमत से तो वह उस अपने कल्याण को अधिकतम कर सकता है, या फिर सीमांत उपयोगिता उसकी एक्स वस्तु की कीमत से कम हुई तो वह अपने कल्याण को अधिकतम करने के लिए एक्स की खरीद की मात्रा को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। और फिर उसे इस प्रकार व्यय करना चाहिए कि सीमांत उपयोगिता उसके बराबर या फिर लगभग बराबर हो जाए। तो इससे उसका संतुष्टि का स्तर भी अधिकतम होगा और वो संतुलन की स्थिति में भी होगा। इसे गोसेन का द्वितीय नियम, प्रतिस्थापन का नियम, आमदनी के आवंटन का नियम और अधिकतम संतोष का नियम भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा इसकी डेफिनेशन थी। अब अगर उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं का भी उपभोग करना चाहे, कि उपभोक्ता है वो एक से अधिक वस्तु का उपभोग करने के लिए उपभोक्ता को अपने संतुलन की शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। कि उपभोक्ता अब एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करना चाहे तो उसे उपभोक्ता के संतुलन के निम्न शर्तों का प्रयोग करना पड़ेगा। वो संतुलन की शर्तें मैं आपको लिखा रही हूँ, पहले इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। चलिए फिर वो मैं शर्तें लिखवा दूं आपको कि उपभोक्ता के संतुलन की कौन कौन सी शर्तें, उसका फिर अपन एग्जाम्पल देख के करते हैं। चलिए
देखिए उपभोक्ता के संतुलन की शर्त, दो शर्तें जो कि मैंने आपके बोर्ड पे लिखी है। पहली लिखी है एम यू एक्स बटा पी एक्स और एम यू वाई बटा पी वाई, एम यू एन बटा पी एन, एम यू एन बटा पी एन, एम यू एन बटा पी एन। मतलब पहली शर्त थी अपनी एम यू एक्स बटा पी एक्स, एम यू वाई इजिकल टू एम यू वाई बटा पी वाई, एम यू एन बटा पी एन। दूसरी थी एक्स पी, पी एट, वाई पी और एम। मतलब सीमांत उपयोगिता पहले वस्तु की सीमांत उपयोगिता डिवाइड बाई पहले वस्तु की कीमत, वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता डिवाइड बाई वाई वस्तु की कीमत। इसमें एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता थी, उसको किससे डिवाइड किया, एक्स वस्तु की कीमत से। और इसमें वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता थी, उसको किससे डिवाइड किया, वाई वस्तु की कीमत से। ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब ऐसे जेड करके आप कितनी भी वस्तुएं ले सकते हो। फिर दूसरा था आपने एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु प्लस वाई वस्तु की कीमत, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए आई के। एम मतलब मनी, जो कि एक बजट का समीकरण आएगा, उसमें उसको मैं अच्छी तरह से करूंगी कि अगर उपभोक्ता है जो एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है तो उसके के उपभोग की उसको निम्नलिखित शर्तों को क्या करना होगा, निम्नलिखित शर्तों के अनुसार दी जाएगी कि मुद्रा की एक अतिरिक्त इकाई के खर्च करने से जो उसे प्राप्त सीमांत उपयोगिता है वो सभी वस्तुओं के लिए क्या होगी, समान होगी। कि मुद्रा की एक अतिरिक्त इकाई खर्च करने के लिए उसे प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता है, जो खर्च करने से जो प्राप्त सीमांत उपयोगिता है वो सभी वस्तुओं के लिए क्या होगी, समान होगी। और अगर उपभोक्ता एक वस्तु पर खर्च करने से अगर अधिक उपयोगिता प्राप्त करता है, उपभोक्ता एक वस्तु पर खर्च करने से अधिक उपयोगिता प्राप्त करता है, तो वह अपने कल्याण को अधिकतम करने के लिए उस पर तब तक खर्च करता रहेगा जब तक अन्य वस्तुओं के उपभोग तब तक कम करता रहेगा जब तक वो उसकी शर्त पूरी न हो जाए। कि अगर उपभोक्ता एक वस्तु पर खर्च करने से अधिक उपयोगिता प्राप्त करता है तो वह अपने कल्याण को अधिकतम करने के लिए उस पर अधिक खर्च करेगा और अन्य वस्तुओं के उपभोग को क्या करता रहेगा, कम करता रहेगा। तब तक करता रहेगा जब तक उसके उपभोग की शर्त है वो पूरी न हो जाए। जैसे कि उसके पहली शर्त थी कि एम यू एक्स बराबर पी एक्स, एम यू वाई बराबर, इसको तब तक बराबर में लेता रहेगा जब तक ये दोनों आपस में इक्वल न हो जाए। तो ये तो थी इसकी पहली शर्त। और अगर इसकी दूसरी शर्त के माध्यम से भी चले कि इसकी दूसरी शर्त कि वह अपने आमदनी के इस प्रतिबंध की शर्त को उपभोक्ता के संतुलन के लिए यह आवश्यक होता है कि एक्स पी प्लस वाई पी इजिकल टू एम। इस शर्त के अनुसार भी उपभोक्ता एक्स वस्तु पर किया गया खर्च और वाई वस्तु पर किया गया खर्च किसके बराबर होना चाहिए, एम के बराबर होना चाहिए। दोनों ही शर्तों में बात थोड़ी सी अलग है कि इसमें दो वस्तुएं हैं जो कि आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और इसमें भी जो दो वस्तुएं वो किसके बराबर होनी चाहिए, इसमें भी जो दो वस्तुएं वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो एम के बराबर होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है इसको समझाने के लिए आपको, कि मैंने कुछ वस्तुओं की मात्रा लिखी है जो प्रति केजी के दौरान है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो और 6 किलो। फिर मैंने केला लिया है और एक एप्पल का एग्जाम्पल लिया, बनाना का और एप्पल। दो वस्तुएं जो कि बनाना और अपन ने ली थी केला, और ये कुछ वस्तुओं की मात्रा थी जो प्रति केजी में, केला है जो कि 30 रुपए प्रति केजी है और जो बनाना है जो कि 90 रुपए प्रति केजी है। एक इनकी एक्स वस्तु दी गई और वाई वस्तु दी गई और इनकी आय कितनी है, 450 रुपए है। अब इसके अंदर आपको ये बताना है कि जैसे अपन ने दो वस्तुएं ली, केला और सेव, दो वस्तुएं ले ली और जिनकी कीमतें भी अपन ने दे दी, जिनकी प्राइस भी दे दी। 30 रुपए प्रति केजी किसकी थी, केला की थी, और 90 रुपए प्रति केजी किसकी थी, एप्पल की थी, सेव की थी। अब एक उपभोक्ता है जिसके पास 450 रुपए है, एक उपभोक्ता जिसके पास 450 रुपए, उसको 450 रुपए क्या करने हैं, उसको 450 रुपए खर्च करने हैं। अब जैसे वो केला 3 किलोग्राम लेता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी है, 300। जिनकी सीमांत उपयोगिता सबकी दी हुई है कि अगर उसने बनाना यानी केला 3 केजी लिए तो उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी है, 300 MU है। तो पर केजी की कितनी होगी, 3 केजी उसने जैसे केले लिए तो 3 केजी की उसकी 300 रुपए सीमांत उपयोगिता, और केला प्रति केजी कितना है, 30 रुपए। तो 30 से कितने हो गए, 10 रुपए। तो उसके केले का था
जो केले को 3 किलोग्राम लिया, जिसकी सीमांत उपयोगिता उसने 300 यूनिट्स दी थी और कीमत 30 रुपए प्रति किलोग्राम, तो प्रति रुपए सीमांत उपयोगिता उसकी कितनी होगी? 10। अगर उसी प्रकार से वो अगर 4 kg सेव ले ले तो इसकी प्रति सीमांत उपयोगिता तो 10 होगी। अगर वो एप्पल है जो कि 4 kg ले, 4 kg में उसकी कितनी है? 900 MU। तो 1 kg में प्रति इकाई उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी होगी? 900 अपॉन कितनी रेट है उसकी? 90, इसकी 30 थी, तो कितनी होगी? 10। तो मतलब पहली शर्त के दौरान देखे तो कि पहली वस्तु की सीमांत उपयोगिता और पहली वस्तु की कीमत, दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और दूसरी वस्तु की कीमत आपस में इक्वल हो रही है ना। जैसा अगर फॉर्मूले के दृष्टिकोण से देखिए, MUX बटा PX MUY बटा PY, इसके लिए 300 अपॉन 30, इसके लिए 900 अपॉन 90, तो कितनी होगी? 10। पहली शर्त कंप्लीट हुई। अगर उसी प्रकार से अपन दूसरी शर्त के हिसाब से देखें तो पहली शर्त जैसे ही अपन ने कंप्लीट की, अगर दूसरी शर्त, दो वस्तुएं जो अपन ने ली उसके अधिकतम के लिए आवश्यक शर्त के लागू होने पर अपन ने 3 किलोग्राम तो एप्पल 3 किलोग्राम तो केला लिया था और 4 किलोग्राम क्या लिया था? एप्पल लिया था। ये उपभोक्ता के अपने पहली शर्त कंप्लीट हो जाती है। अगर अपन दूसरी शर्त के हिसाब से चले कि अगर अपन दूसरी शर्त के हिसाब के चले कि जब उपभोक्ता 3 किलोग्राम केला लेता है और 4 किलोग्राम सेव लेता है, तो उसमें उसकी किस प्रकार से रहेगी कि XP प्लस YP इज इक्वल टू M, कि X वस्तु की उसके कितनी मात्रा थी? 3 रुपए, 3 रुपए के हिसाब से, तो 3 रुपए के हिसाब से और कीमत कितनी थी? 30। Y की कितनी है? 4 kg, कीमत कितनी है? 90, और उसकी टोटल आय कितनी है? 450। ये वे 90, ये वे 360 और 450, तो 450 इज इक्वल टू 450। आई क्या चीज समझ में कि उसके ये तो थी 3 kg और ये थी 4 kg, तो 3 इंटू 30 बराबर 90, 4 इंटू 90 बराबर 360 बराबर 450, तो 450 इक्वल टू 450। तो इस उदाहरण के दौरान अपन उपभोक्ता के संतुलन की दोनों शर्तों को सिद्ध कर सकते हैं। तो ये अपने सम सीमांत उपयोगिता नियम का कुछ डेफिनेशन थी, जिसके दौरान अपन ने इसका डेफिनेशन भी जाना और इसकी 2 शर्तों को भी पूर्ण किया। MUX बटा PX इज इक्वल टू MUY बटा PY, XP प्लस YP इज इक्वल टू M। और ये एग्जाम्पल लेके अपन ने इसे, आप इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में ध्यान से। फिर अगला अपन नियम की सीमाएं पढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने कि उपभोक्ता के संतुलन की दोनों शर्तों के दौरान उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें देख ली आपने। एक MUX बटा PX देखा और एक MUY बटा PY और XP प्लस YP और M। अब आइए अपन इसको नियम की अपन सीमाएं देखते हैं। देखिए नियम की सीमाएं। पहली सीमा अपनी उपभोक्ता को वैकल्पिक पसंद की पूर्ण जानकारी होती है। किस प्रकार से कि यह नियम इस मान्यता पर आधारित होता है कि उपभोक्ता को उसके वैकल्पिक पसंद की, क्योंकि उसको पता रहता है उसको कौन सी वस्तु का चुनाव करना और कौन सी वस्तु का चुनाव नहीं करना, तो उसे उस पसंद की पूर्ण क्या होती है? जानकारी होती है। और वह वास्तविकता में उपभोक्ता दूसरे वैकल्पिक चयन के बारे में क्या होता है? अनजान होता है, अनभिज्ञ होता है। तो पहले इसकी समस्या थी कि उपभोक्ता को वैकल्पिक पसंद की पूर्ण जानकारी होती है। दूसरी, उपभोक्ता को विवेकशील माना गया, जो कि व्यवहार में सही नहीं पाया जाता। किस प्रकार से? क्योंकि अपन ने 2 बाकी सब चीजें पढ़ी थी, तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है? विवेकशील होता है। कि इस नियम में उपभोक्ता को विवेकशील तो माना गया, जो कि व्यवहार में सही नहीं माना जाता, क्योंकि उपभोक्ता को जो सीमांत उपयोगिता की तुलना में काफी गणना करनी पड़ती है, जो उसके लिए काफी क्या होती है? कठिन होती है। क्योंकि देखो नियम की सीमाएं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट तो निकालेगा कि जब वह सीमांत उपयोगिता की गणना करता है तो उसके लिए वो गणना क्या हो जाती है? काफी कठिन हो जाती है। कि उपभोक्ता को जो सीमांत उपयोगिता की गणना करनी पड़ती है वो उसके लिए क्या होती है? काफी कठिन होती है। फिर तीसरा है
इस नियम में सभी वस्तुएं विभाज्य है, जबकि वास्तविकता में मकान अथवा किराए जैसी वस्तुएं क्या होती है, अविभाज्य होती है। कि इस नियम में सभी वस्तुएं तो क्या होती है, विभाज्य होती है, जबकि मकान अथवा किराया जैसी मकान अथवा कार जैसी वस्तुएं है वो क्या अविभाज्य होती है। उनको अपन ऐसे भाग दे के थोड़ी कर सकते हैं, उनके भाग थोड़ी कर सकते हैं, इनकी तो एक निश्चित मात्रा में अपन क्या कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं। बाकी सभी वस्तुएं क्या होती है, विभाज्य होती है। फिर चौथा नियम है, चौथा है यह नियम उपयोगिता को मापे जाने तथा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के स्थिर होने पर आधारित है, जो कि अवास्तविक मान्यता है। कि यह नियम है जो कि उपयोगिता को मापे जाने तथा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के स्थिर होने पर आधारित है। यह नियम उपयोगिता को तो मापे जाने पर और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के स्थिर होने पर आधारित बताया गया, जो कि एक क्या होती है, अवास्तविक मान्यता होती है। फिर लास्ट सीमा है कि बजट अवधि का अनिश्चित होना इस नियम के प्रतिपादन में क्या होती है, बाधा होती है। बजट क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है, बजट रेखा किसे कहते हैं, जो कि मैं आपको एक टॉपिक में बताऊंगी। तो इसमें ये इतना ही बताया कि बजट अवधि का अनिश्चित होना ही इस नियम के लिए सबसे बड़ी क्या होती है, इस नियम के लिए सबसे बड़ी बाधा होती है। तो ये कुछ नियम की सीमाएं थी। पहली थी कि इसको वैकल्पिक पसंद की पूर्ण जानकारी होती है, ये तो सही बात है, जानकारी होनी भी चाहिए, लेकिन वो दूसरे वैकल्पिक पसंदों के बारे में क्या होता है, अनभिज्ञ रहता है। दूसरे वैकल्पिक चयन के बारे में क्या रहता है, अनभिज्ञ रहता है। और फिर इसमें उपभोक्ता का व्यवहार जो कि विवेकशील पाया जाता है। इस नियम में सभी वस्तुएं विभाज्य होती है, लेकिन वास्तविकता में मकान अथवा वो कार जैसी वस्तुएं को अपन विभाज्य थोड़ी कर सकते हैं। और फिर यह उपयोगिता को मापे जाने तथा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के स्थिर होने पर क्या होता है, आधारित होता है, जो कि क्या वास्तविक मान्यता है। और बजट अवधि का ही अनिश्चित होना, बजट अवधि का अनिश्चित होना इस नियम में क्या है, सबसे बड़ी बाधा है। बजट अवधि का अनिश्चित होना ही इस नियम के प्रतिपादन में सबसे बड़ी क्या पाई जाती है, बाधा पाई जाती है। तो ये कुछ अपने नियम की क्या होती है, ये कुछ नियम की सीमाएं होती है, जो कि अपने 5 सीमाएं देखिए बोर्ड पे है। आप इन 5 सीमाओं को अपनी कॉपी में नोट कर लो कि कौन कौन सी 5 सीमाएं हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अपन एक लास्ट सम सीमांत उपयोगिता के दौरान इसका एक लास्ट टॉपिक रहा है नियम का महत्व, वो और समझा देती हूँ। नोट कर ली होगी आपने। चलिए अपन नियम का महत्व देखते हैं। देखिए नियम का महत्व, पहला पॉइंट है सम सीमांत उपयोगिता नियम अर्थशास्त्र के उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण व सभी क्षेत्रों में लागू होता है। कि सम सीमांत उपयोगिता नियम है जो अर्थशास्त्र के उपभोग में, उत्पादन में, विनिमय में, वितरण में, सारे के सारे क्षेत्रों में लागू होता है। तो फर्स्ट महत्व। दूसरा है उपभोक्ता अपनी सीमित आय खर्च कर सम सीमांत उपयोगिता नियम से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। कि एक उपभोक्ता है जो कि अपनी सीमित आय को खर्च करके सम सीमांत उपयोगिता नियम से भी अधिकतम संतुष्टि के स्तर को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि अपन ने शर्त नंबर 2 देखी थी, कौन सी देखी थी, XP + YP = M। तीसरा, उत्पादक अपने सीमित साधनों से उत्पादन को अधिकतम करने में इस नियम को प्रयोग में लाता तथा ऐसा करने में वह प्रति इकाई उत्पादन की सीमांत लागत को क्या करता है, कम करता है। कि उत्पादक है जो कि अपने सीमित साधनों से उत्पादन को अधिकतम करने में इस नियम को प्रयोग में लाता है और ऐसा करने में वह प्रति इकाई उत्पादन की लागत को क्या कर देता है, प्रति इकाई उत्पादन की सीमांत लागत को क्या कर देता है, कम कर देता है। कि उत्पादक अपने सीमित साधनों से उत्पादन को अधिकतम करने में इस नियम को प्रयोग में लाता है और ऐसा करने में वह प्रति इकाई उत्पादन की सीमित लागत को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। चौथा है इस नियम का प्रयोग व्यापक है, काफी विस्तृत रूप से है। इसके अतिरिक्त इस नियम का प्रयोग विनिमय, वितरण, सार्वजनिक क्षेत्र में भी किया जाता है। जैसा कि पहले पॉइंट में अपन पढ़ चुके हैं कि इस नियम का प्रयोग काफी व्यापक है और इसके अतिरिक्त इस नियम का प्रयोग विनिमय, वितरण, सार्वजनिक क्षेत्र में भी किया जाता है। तो ये नियम के थे 4 पॉइंट कि अर्थशास्त्र में उपभोग, उत्पादन, विनिमय व वितरण सभी क्षेत्रों में लागू होता है। वह अपनी सीमित आय को खर्च कर सीमांत उपयोगिता नियम से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। अपने सीमित साधनों से उत्पादन को अधिकतम करने में इस नियम को प्रयोग में लाता है और ऐसा करने में वह प्रति इकाई उत्पादन की सीमांत लागत को क्या कर देता है, कम कर देता है। इस नियम का प्रयोग काफी व्यापक है। इसके अतिरिक्त इस नियम का प्रयोग विनिमय, वितरण, सार्वजनिक क्षेत्र में भी किया जाता है। तो ये नियम के कुछ क्या थे, महत्व थे 4, जो कि महत्व आपने पढ़े हैं। इसी के साथ अपना सम सीमांत उपयोगिता नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर अपन ने इस नियम का अर्थ पढ़ा था, फिर उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें देखी थी, फिर नियम की सीमाएं पढ़ी थी और फिर इस नियम का महत्व पढ़ा था। आप इसको नोट करो।
नोट कर लिया होगा। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, समसीमांत उपयोगिता नियम। तो अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे तटस्थता वक्र विश्लेषण, यानी इंडिफरेंस कर्व और उपभोक्ता का संतुलन। तटस्थता वक्र विश्लेषण के अपन नेक्स्ट टॉपिक में जानकारी लेंगे। और अपन ने गणनावाचक विश्लेषण पढ़ा था, अब अपना गणनावाचक विश्लेषण समसीमांत उपयोगिता नियम के साथ ही गणनावाचक विश्लेषण भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और अब अपन क्रमवाचक विश्लेषण की शुरुआत तटस्थता वक्र विश्लेषण से करेंगे। जैसे गणनावाचक विश्लेषण का प्रतिपादन मार्शल और पिगू ने किया था, और क्रमवाचक विश्लेषण का किसने किया था, RGD एलन और प्रोफेसर JR हिक्स, इन सब ने किसका किया था, क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किया था। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्रमवाचक विश्लेषण। क्रमवाचक विश्लेषण में तटस्थ वक्र वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। फिर अपन उसका अर्थ वगैरह इसको आपने नोट कर लिया होगा। आइए कुछ छोटे क्वेश्चन अब मैं नोट करवा देती हूँ। तो आपने इसको नोट कर लिया। अब छोटे क्वेश्चन जो कि 5 है, जो कि आपको उन्हीं टॉपिक्स के माध्यम से उनका जवाब देना है। चलिए, ये आपके 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, दो वस्तुओं की स्थिति में गणनावाचक विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन की शर्त लिखिए। या आज के टॉपिक में मैंने आपको उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें लिखाई है, 2 शर्तें। अब आंसर आप जानते हो। दूसरा है गणनावाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया, यह भी बताया हुआ है। क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया, यह भी बताया हुआ है। उपयोगिता को किस रूप में मापा जा सकता है, यह भी बताया हुआ है। सीमांत उपयोगिता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो ये 5 क्वेश्चन है जो कि आपको अपनी नोट्स वाली कॉपी में नोट करना है। दूसरे चैप्टर के छोटे क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। पहला चैप्टर मैं पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुकी हूँ, और कमेंट के माध्यम से भी इनका आपको जवाब देना है। अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो कि रहेगा तटस्थ वक्र विश्लेषण और उपभोक्ता का संतुलन, इंडिफरेंस कर्व। गणनावाचक विश्लेषण अपना कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन क्रमवाचक विश्लेषण में तटस्थता वक्र। गणनावाचक विश्लेषण यानी अपना कार्डिनल एनालिसिस कंप्लीट हो चुका। अब अपन किस में घुसेंगे, अब अपन ऑर्डिनल एनालिसिस में। तटस्थता वक्र विश्लेषण और उपभोक्ता का संतुलन, नोट कर लो इसको। कर लिया होगा नोट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, ध्यान से पढ़िए, नोट्स को अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए, याद करिए। ओके, जय श्री बालाजी। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। ओके स्टूडेंट, जय श्री बालाजी की थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।